हे गाइस, वेलकम टू अदर यूट्यूब वीडियो। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कुछ ऐसे करंट अफेयर्स जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो हम लोग सबसे पहले बात करने वाले हैं फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एफपीआई के बारे में, और उसके साथ ही साथ हम लोग बात करेंगे फॉरेक्स रिजर्व के बारे में। ये हमारे पेपर 3 के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। रिसेंटली आरबीआई ने क्या किया है, आरबीआई ने 16.58 टन का गोल्ड अपनी गोल्ड होल्डिंग में इंक्रीज किया है लास्ट 6 महीने में, और ये इंक्रीज करने के बाद इंडिया का टोटल गोल्ड होल्डिंग 700 टन के ऊपर पहुंच चुका है। आरबीआई ने इस गोल्ड की होल्डिंग को ऐसे टाइम पे बढ़ाया है जब फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर इंडिया छोड़ के भाग रहे हैं। भाग क्यों रहे हैं? क्योंकि उन्होंने अपनी इन्वेस्टमेंट वैल्यू 642.48 बिलियन डॉलर से घटा के 597.72 बिलियन डॉलर कर दिए। अगर हम एफपीआई की बात करें, एफपीआई होते क्या है? एफपीआई सिक्योरिटी एंड फाइनेंशियल एसेट होल्ड करते हैं ऑफ फॉरेन इन्वेस्टर, और फॉरेन इन्वेस्टर की डायरेक्ट ओनरशिप इसमें नहीं होती है। अगर हम लोग सिंपल डेफिनेशन बात करें तो एक आदमी ने, अगर मैं बात करूं, मैं एक फॉरेनर हूं, मैंने अपना पैसा एक कंपनी को दे दिया है, वो कंपनी क्या करेगी? पैसा लगा सकती है किसी भी मार्केट में। बेसिकली फॉरेन मार्केट में पैसा लगाते हैं तो हम लोग बोलते हैं एफपीआई। अब इसमें जो इन्वेस्टर ने इनको पैसा दिया है, अब ये इन्वेस्टर अपनी मर्जी से किसी कंपनी के फॉरेन कंपनी में पैसा नहीं डाल सकता, ये कंपनी ही डालेगी पैसा। तो यहाँ पे ये काम आते हैं एफपीआई। एफपीआई बेसिकली बॉन्ड हो सकते हैं, म्यूचुअल फंड हो सकता है, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड हो सकते हैं, एडीआर होता है, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो सकता है, या ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट हो सकता है। अगर किसी भी कंट्री के कैपिटल अमाउंट की बात करें, जैसे इंडिया का पूरा कैपिटल अमाउंट में एफपीआई का अमाउंट भी इंक्लूड होता है। और एफपीआई का अमाउंट क्या दिखाता है? बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी दिखाता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मेजर करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक साल में कितना पैसा ट्रांसफर हुआ है। ठीक है, कभी बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर कभी पूछ दिया जाए तो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है? बैलेंस ऑफ पेमेंट मेजर करता है एक कंट्री से दूसरी कंट्री में एक मॉनेटरी ईयर में कितना पैसा ट्रांसफर किया गया है। अगर हम लोग बात करें आगे, तो आगे डिफरेंस आता है एफपीआई, फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर एंड फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टर। इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है? बेसिकली मैं एक पहला डिफरेंस आपको पहले ही बता दिया है कि एफपीआई क्या होती है? कंपनी होती है जो मैनेज करती है फॉरेन लोगों का पैसा। अब एफडीआई क्या होते हैं? एफडीआई मतलब मेरे को डायरेक्टली, अगर मैं एक फॉरेनर और मेरे को डायरेक्टली इंडिया के कोई सी कंपनी में पैसा लगाना है तो मैं कहलाऊंगा एफडीआई, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट होता है। तो एफडीआई ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं जो फर्म और इंडिविजुअली अपनी कंट्री से दूसरी कंट्री के बिजनेस लोकेशन में या बिजनेस में पैसा लगाते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। तो इनके बीच में कुछ डिफरेंस होता है। बेसिकली ये डेफिनेशन लिखी है उनके डिफरेंस की, अगर आप लिखना चाहो या पढ़ना चाहो तो पढ़ सकते हो। ये लोग एक्टिव इन्वेस्टर होते हैं एफडीआई, और ये पैसिव इन्वेस्टर होते हैं। ये डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करते हैं, ये इनडायरेक्टली इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि किसी और का पैसा लेके इन्वेस्ट करते हैं। इन पे पैसे पे हाई कंट्रोल रहता है, इसमें वेरी लो कंट्रोल होता है क्योंकि कभी भी इंसान पैसा निकाल सकता है। इसके ऊपर इंसान अपने ऊपर डिपेंड करके पैसा लगाता है। ये लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, शॉर्ट टर्म के लिए इन्वेस्ट करते हैं, और बहुत सारे डिफरेंस है जो आप पढ़ सकते हो। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हम लोग बात करते हैं, एफईआर। एफईआर होता क्या है? ऐसे कुछ एसेट जो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया होल्ड करती है रिजर्व में इन फॉरेन करेंसी। मतलब जो हमारी सेंट्रल बैंक है उसके पास जो भी एसेट रिजर्व में होल्ड हैं इन फॉरेन करेंसी, एफसी में जितने भी एसेट इंडिया सेंट्रल बैंक के पास होल्ड हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। और इस रिजर्व में क्या क्या आ सकता है? इस रिजर्व में आ सकता है बॉन्ड्स आ सकते हैं, आपके ट्रेजरी बिल आ सकता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज आ सकती है। सबसे ज़्यादा फॉरेन अगर एक्सचेंज रिजर्व की हम लोग बात करें तो यूएसए के पास है। यूएसए सबका पापा है। यूएसए के पास इतना पैसा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में है कि दूसरी कंट्री को भी खरीद सकता है। इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की हम लोग बात करें तो क्या क्या हो सकता है इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में? फॉरेन करेंसी एसेट हो सकता है, गोल्ड रिजर्व हो सकता है, स्पेशल ड्रॉइंग राइट्स हो सकते हैं, और रिजर्व ट्रेंच पोजीशन विथ आईएमएफ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये चार चीज़ें हमारे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में हो सकती हैं। अब फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व का सिग्निफिकेंस की बात करें तो ये कहाँ काम आ सकता है? बेसिकली ये क्राइसिस मैनेज करने के काम आ सकता है। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी जो होता है, जो एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जो मेजर करते हैं एक साल में अंदर कितना पैसा ट्रांसफर किया है, उसका क्राइसिस अगर हो जाए, मैं सपोज करो किसी कंट्री के साथ हमारी ट्रेड ही नहीं हो रही है, उस टाइम पे हमको फॉरेन पैसा मैनेज करने के लिए बहुत सिग्निफिकेंट हो जाता है। रुपी का एप्रिसिएशन कर सकते हैं, मतलब अभी $1 की कीमत चल रही है 77 रुपीज़। अगर हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बढ़ जाएगा तो होगा क्या? $1 की वैल्यू 72, 71 ऐसे अप्रिशिएट होने लग जाएगी। अगर फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ज़्यादा है तो ये कॉन्फिडेंस लाता है मार्केट के अंदर,
और इंडिया की पॉलिसी मेकिंग पॉलिसी मेकिंग में भी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व अगर ज़्यादा पड़ा है तो पॉलिसी मेकिंग में भी चेंज ला सकते हैं। ऐसी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व से क्वेश्चन आया था 2013 के अंदर। तो क्वेश्चन क्या था, विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ आइटम इंक्लूडेड इन इंडियाज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। तो ये हम लोग पढ़ चुके हैं कि इंडिया के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व में क्या क्या होना चाहिए। पहले ऑप्शन में उसने बोला है कि फॉरेन करेंसी एसेट हाँ हो सकता है, स्पेशल ड्राइंग राइट्स ये भी हो सकता है, एंड लोन फ्रॉम फॉरेन कंट्री लोन नहीं होता है। ऑप्शन बी में उसने बोला कि फॉरेन करेंसी एसेट हाँ ये हो सकता है, गोल्ड होल्डिंग ऑफ आरबीआई गोल्ड होल्डिंग भी होती है, एसडीआर ये भी हो सकता है। बी ऑप्शन करेक्ट हो सकता है अभी के लिए। सी ऑप्शन में उसने बोला है कि फॉरेन करेंसी एसेट लोन तो होता ही नहीं है। फिर उसने बोला फॉरेन करेंसी एसेट हाँ हो सकता है, गोल्ड होल्डिंग एंड लोन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक लोन तो होता ही नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया, फॉरेन करेंसी एसेट गोल्ड होल्डिंग ऑफ आरबीआई ऑन स्पेशल ड्राइंग राइट्स।